नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना कपिल खचोरिया। दोस्तों, अपने एक हिस्ट्री का टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है मौर्य काल। और इस टॉपिक में अपने मौर्य काल में जितने भी महान शासक हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये टॉपिक दोस्तों आपके हिस्ट्री में जहाँ पे मौर्य काल के क्वेश्चन आते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए कारगर साबित होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, साथ ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और इसमें सबसे पहले अपने पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, हिस्ट्री में दो चंद्रगुप्त आएंगे अपने। तो एक तो गुप्त काल में आएगा और एक जो अभी अपने इस टॉपिक में अपने अध्ययन कर रहे हैं। और दोनों को आपको माइंड में इस तरीके से सेट करना है कि जब भी अपने मौर्य काल वाला पढ़े तो पूरा नाम पढ़ना है इसका, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके लिए ओनली चंद्रगुप्त ही आपको लेना है। तो आपका माइंड अपने आप सेट हो जाएगा कि कौन से की चर्चा हो रही है यहाँ पे। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जब भी जिक्र आएगा तो अपने आप समझ जाओगे आप कि कौन से का है। तो आप जब भी टॉपिक को पढ़ो तो चंद्रगुप्त न पढ़ के चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त पढ़िए। मतलब लास्ट वाले का जब अपने गुप्त काल में जाएंगे तब आप चंद्रगुप्त नाम लीजिए और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य पूरा पढ़िए। तो आपका दिमाग अपने आप सेट हो जाएगा। दो चार बार आप पढ़ोगे तो कन्फ्यूज नहीं होगे आप। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो मौर्य काल का जो संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। और इनका कार्यकाल है दोस्तों 322 बीसी से लेके 298 बीसी तक है। यानी ये इनका कार्यकाल रहा है 322 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व। और ईसा पूर्व दोस्तों आपको पता है कि जिस तरीके से अपने सन चलती है उसी प्रकार से ईसा पूर्व है वो पीछे चलती है, यानी उल्टी चलती है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए। और अगर किसी को थोड़ी जानकारी नहीं है तो पहले थोड़ी इसकी जानकारी ले लीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। बस मेन बात यही है। तो अगला अपने इसका देखते हैं पॉइंट। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुरोहित या प्रधानमंत्री चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त भी है, की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य शासन की स्थापना की। तो यहाँ पे अपने चाणक्य के अन्य नाम भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों, कौटिल्य और विष्णुगुप्त इनके नाम थे। और ये इनके प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं या आपने राजपुरोहित थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी यही थे और इन्हीं के पुत्र जो आएंगे अशोक, उन्हीं के समय भी यही होंगे। दो महान शासक हुए हैं अपने मौर्य काल में, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य और एक अशोक महान। और दोनों के समय महत्वपूर्ण योगदान दोस्तों चाणक्य का है। तो चाणक्य भी आपने को याद रखना है। तो अगला पॉइंट देखिए, जानकारी के स्रोत देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है अपने साहित्यिक स्रोत, यानी साहित्य के स्रोत में कौन कौन से है अपने वो देखते हैं। सबसे पहले कौटिल्य का जिक्र करते हैं अपने। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र एक बुक का नाम है दोस्तों। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि अर्थशास्त्र यानी ये अर्थ से संबंधित नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है वो देखते हैं कि विषय वस्तु सामान्य राजनीति, यानी ये राजनीति की पुस्तक है, न कि ये कोई अर्थ या भूमि वगैरह से नहीं है। तो ये राजनीति की पुस्तक है एक। तो विषय वस्तु इसकी सामान्य राजनीति होगी। इसमें किसी भी मौर्य शासक का नाम नहीं है। यानी अर्थ इसमें जो अर्थशास्त्र है इस बुक में मौर्य शासक का किसी का भी नाम नहीं दिया है, ओनली सामान्य राजनीति के बारे में चर्चा की हुई है। मौर्यकालीन प्रशासनिक अधिकारियों को अष्टादश अष्टादश तीर्थ की संज्ञा दी है। दूसरा साहित्य सोर्स देखते हैं अपने कौन सा है, मेगस्थनीज की इंडिका। तो मेगस्थनीज की इंडिका है, इसमें ये सेलुकस निकेटर का दरबारी विद्वान था। सेलुकस निकेटर दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय इनका मतलब अपने कह सकते हैं कि सेलुकस निकेटर ने अपना एक राज दरबारी को भेजा था। इनके साथ जब युद्ध हुआ था तो इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी। और साथ ही यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनको इन्होंने अपनी पुत्री के साथ इनका विवाह हुआ था। तो अपना पहला एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह बोल सकते हैं वो यहाँ पे किसका हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय
ये भारत में आया था और वर्णन क्या किया था इसने कि पाटलिपुत्र का वर्णन पोलीबोथरा नाम से किया था। पाटलिपुत्र था उसको इसने पोलीबोथरा नाम दिया था। नगर प्रशासन का वर्णन 6 समितियों द्वारा किया था कि नगर प्रशासन है वो 6 समितियों में बंटा हुआ था, अलग अलग समितियों में। सैन्य प्रशासन भी 6 समितियों में बंटा हुआ था। भारतीय 2 देवताओं को पूजते थे, एक तो डायनीसियस जिसको शिव से तुलना की है इन्होंने, और दूसरा अपने कह सकते हैं हेराक्लीज जिसका अपने आज के श्री कृष्ण से तुलना कर सकते हैं। यानी आज के जो अपने शिव और कृष्ण को मानते हैं उनको उस समय इन्होंने किन किन से संज्ञा दी है, डायनीसियस और हेराक्लीज से। ये 2 देवता पूजते थे उस टाइम। ये अपने मेगस्थनीज कहता है। भारतीय समाज 7 भागों में विभाजित था, यानी समाज भी उस टाइम भी विभाजित था, 7 भागों में था। भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, तो दोस्तों अकाल नहीं पड़ते थे तो इसका अर्थ यही है कि सुख समृद्धि ज़्यादा थी और रोज़गार के साधन भी ज़्यादा थे, या कह सकते हैं अपने सभी का जीवन जो था वो सुखी था, उनके पास आजीविका के साधन बहुत ज़्यादा थे। भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, लेखन कला का ज्ञान नहीं था, यानी लिखने की कला का ज्ञान नहीं था, ये इन्होंने कमी बताई है। और भारत में दास प्रथा नहीं थी, दास प्रथा भी भारत में नहीं थी। तीसरा है भद्रबाहु का कल्पसूत्र। चंद्रगुप्त मौर्य जैन विद्वान भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है गया, जहाँ संलेखन या अपने कह सकते हैं कायाक्लेश या संथारा बोल सकते हैं, या अपने कह सकते हैं निषिद्ध विधि द्वारा देह त्याग किया। दोस्तों इसमें होता क्या है कि अपनी इच्छा अनुसार मतलब शरीर का त्याग किया जाता है उपवास रखकर, यानी जो भी ये संथारा विधि अपनाता है तो उस टाइम वो क्या करता है, कुछ दिन भूखा रहता है और उसके बाद उसके प्राण अपने आप शरीर छोड़ देता है। तो ये इस विधि के द्वारा इन्होंने अपने प्राण को त्यागे थे चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य का व्यक्तिगत धर्म जैन धर्म था, तो ये जैन विद्वान भद्रबाहु की शरण में था, तो इनका व्यक्तिगत जो धर्म है वो दोस्तों जैन धर्म अपने को मिलता है। चौथा है मोगलीपुत्र तिस का कथा वस्तु। अशोक द्वारा पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया। तो ये मोगलीपुत्र तिस था, इनकी अध्यक्षता में अशोक के समय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और ये बौद्ध संगीति दोस्तों 4 हुई थी, जिनकी शॉर्ट ट्रिक आपको दी हुई है अकाक। इनको एक बार देख लेना, कौन कौन से स्थान पे हुई है, कौन कौन से अध्यक्ष थे और किन किन के शासन में हुई है, वो सब लिखा हुआ है। चारों बौद्ध संगीतियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चौथा देखिए विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। चंद्रगुप्त के लिए वर्सल शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न। तो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों दासी पुत्र थे, इसलिए इनको निम्न कुल में पैदा हुआ विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, इसमें वर्णन किया गया है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि राक्षस वर्सल, यानी वर्सल अपने बैल से तुलना की है इन्होंने, तो बैल से तुलना की है तो राक्षस के समान विशाल राक्षस, ऐसे आप याद कर सकते हैं। विशाल राक्षस एक बैल के समान, तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। चौथा है हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, और सातवां है अपने, सॉरी ये छठा था अपने ऊपर वाला, और सातवां है अपने सोमदेव का कथा सरित सागर, और आठवां है क्षेमेंद्र का वृहत कथा मंजरी। ये तो दोस्तों साहित्यिक सोर्स हो गए सारे। अब अपने देखते हैं अभिलेख स्त्रोत। अभिलेख यानी अभिलेख पे जो जो बातें लिखी है वो अपने कहाँ कहाँ मिली है, कौन कौन से है वो देखने अपने। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। पहली बात तो ये कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। पहला है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये गुजरात में मिला था दोस्तों। तो इसकी पहले देखते हैं स्थिति। कठियावाड़ प्रांत गुजरात अर्जियंत पर्वत पे मिला है, उर्जियंत पर्वत पे सॉरी, और भाषा इसकी संस्कृत है। जानकारी सुदर्शन झील की यह देता है। सुदर्शन झील के बारे में जो जिन जिन शासक ने इन पे महान कार्य करवाए हैं सुदर्शन झील पे, उनकी ये जानकारी देता है। और शासक कौन सा है देखिए, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने इस झील का निर्माण करवाया था, सुदर्शन झील का। और प्रांत
पति यानी इनका गवर्नर उस टाइम पुष्यगुप्त वैश्य था। उसके बाद में अशोक था, अशोक ने भी इनका जीर्णोद्धार करवाया था, यानी कुछ कार्य करवाए थे इस पे। तो और उस समय उनका गवर्नर था वो तुशाक था। रुद्रदामन ये एक शक शासक था और इनका जो गवर्नर था वो उस टाइम विशाख था। और उसके बाद में अपने आता है स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के लिए दो का याद रखना है, प्रणदत्त और उनके पुत्र चक्रपाणि। इन्होंने मतलब ये तो शासक थे, अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, जिन्होंने इस झील पे कुछ न कुछ कार्य करवाए हैं। और किन्होंने कार्य किए थे वो ये है अपने जो इनके गवर्नर है ना, इन्होंने। अगला पॉइंट देखिए, भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। एक अभिलेख में रुद्र, अशोक, चंद्र का वर्णन और दूसरे अभिलेख पर स्कंदगुप्त का वर्णन है। तो स्कंदगुप्त का है ये अलग से वर्णन है, ये जो अपने गुप्त काल वाला है ना स्कंदगुप्त, इनका अलग से वर्णन है। तो ये दो बार लिखा है, इसको कोष्टक में लिख लेना गुप्त, तो ये गुप्त काल का है। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख कौन कौन से हैं वो देखते हैं। अशोक के अभिलेख की खोज सबसे पहले दोस्तों टेफनलेथर ने की थी। टेफनलेथर ने खोज की थी और पढ़ा सबसे पहले इनको जेम्स प्रिंसेप ने था। जो जेम्स प्रिंसेप थे इन्होंने 1835 में पढ़ा था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों, खोज का पूछे तो टेफनलेथर था, और अगर पूछे कि किन्होंने पढ़ा तो ये आपको याद रखना है कि 1835 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। भाषा इसकी संस्कृत और पाली थी। लिपियाँ इसकी कौन कौन सी थी, ब्राह्मी, क्रोस्टी, अरेमाइक, यूनानी जिसको ग्रीक बोलते हैं अपने। और भारत में प्राप्त अभिलेख की लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। शाहबाजगढ़ी है, मानसेरा है, और इन अभिलेखों की जो लिपि है वो खरोष्टी यानी पाकिस्तान में ये जो मिले हैं उनकी ये लिपियाँ हैं। इसके बाद में सरेकुन्ना से प्राप्त अभिलेख की लिपि है वो यूनानी व अरेमाइक है, और ये अफगानिस्तान में है दोस्तों। यानी अशोक का अशोक नाम है ना दोस्तों, ये मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलम इन अभिलेखों में मिलता है। सामान्यतः अशोक की उपाधि देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी से मिलती है। तो देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी जो देवताओं के प्रिय, यानी कहा जाता है कि अशोक इतने सुंदर थे कि सभी इनको देवताओं के समान मानते थे। और अगला देखिए, राजस्थान में अशोक का अभिलेख भद्रबाहु अभिलेख है, जो विजय की पहाड़ी बेराट या विराटनगर से प्राप्त हुआ है। ये राजस्थान का है। तो दोस्तों आरपीएससी के जितने क्वेश्चन हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए कि भद्रबाहु का जो अभिलेख है ये विजय की पहाड़ी बेराट है, ये विराटनगर से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज किसने की थी, कैप्टन बर्ट ने की थी। अशोक इसमें बौद्ध धर्म, त्रिरत्नों बुद्ध धम्म संघ के प्रति आस्था व विश्वास प्रकट करता है। इसी अभिलेख में ये जानकारी मिलती है दोस्तों कि अशोक का जो धर्म था वो बौद्ध था, उसके साथ साथ ये बुद्ध को भी मानता था, धम्म व संघ को भी मानता था। धम्म घोष था दोस्तों अशोक का। धम्म घोष का अर्थ इन्होंने युद्ध घोष की जगह धम्म घोष अपनाया था। पहले ये युद्ध करते थे और उसके बाद में इन्होंने युद्ध को तो बंद किया था और युद्ध की जगह धम्म घोष यानी ये एक धार्मिक प्रचार वहाँ पे भेजते थे। यहाँ पे वार्तालाप की जाती थी कि अपने युद्ध नहीं करके विचार विमर्श से मसले को सुलझा सकते हैं। और वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में ये रखा गया है, जो अपने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में ये रखा हुआ है। और अशोक के स्तंभ लेख दिल्ली, टोपरा और दिल्ली मेरठ को फिरोज तुगलक ने दिल्ली में स्थापित किया। कहा जाता है कि दोस्तों फिरोज तुगलक थे, इनको किसी ने कहा था कि ये जो स्तंभ लेख है ये पीले कलर के बने हुए थे, यानी पीले कलर के संगमरमर के बने थे। तो किन्हीं ने कहा था कि वहाँ पे कुछ पोल है, खंबे है जो सोने के हैं। तो ये वहाँ पे जाते हैं और जाने के बाद देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो संगमरमर के हैं। फिर ये कहते हैं कि इतनी दूर से अपने चल के आए हैं लूटने के लिए, फिर भी उनको सुंदर लगते हैं ये, तो ये वहाँ से उठा के ले आते हैं इनको साथ में। कौशाम्बी स्तंभ लेख, अकबर के समय इसे इलाहाबाद में स्थापित करवाया। अन्य नाम रानी का लेख, कारुवकी, प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति। तो कारुवकी दोस्तों अशोक की जो रानी थी उनका नाम था, इसलिए इनके नाम से बोलते हैं इनको
इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं, इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोलते हैं, क्योंकि ये इलाहाबाद में स्थापित अकबर के समय हुआ था। और इनको रानी का लेख भी बोलते हैं, क्योंकि ये अशोक की रानी का था, इसलिए इसको रानी का लेख भी बोलते हैं। अशोक के समय अशोक की पत्नी ने यह लेख स्थापित करवाया था। अशोक की पत्नी ने इसको स्थापित करवाया था। अभिलेख का अर्थ दोस्तों यहाँ पे ये नहीं है कि ये अलग अलग जगह मिले हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि जैसे अपने आगे पढ़ेंगे कि 12वां अभिलेख है, 13वां अभिलेख है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वहाँ पे 12 मिले कि काउंटिंग नहीं थी। यहाँ पे अभिलेख का अर्थ ये है कि एक शिला होती थी और उसके ऊपर कुछ लाइनें लिखी होती थी। कितनी लाइनें मिली है वो बात है अपने, कितनी लाइनें यहाँ पे सही तरीके से अपने को मिली है वो अपने को देखनी है। तो उन्हीं को अपने अभिलेख में, जैसे किसी पे 7 लाइन होगी तो वो 7वां हो गया, किसी पे 3 लाइन हो गई तो वो तीसरा हो गया, इस तरीके से बात है। तो दोस्तों इस तरीके से अपने अभी आज के टॉपिक में अपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा है। अगले टॉपिक में अपने एक दूसरा शासक लेंगे जो इसी मौर्य काल का होगा, और ये जितने भी अपने इनके स्तंभ लेख का भी थोड़ा बहुत आपको इंट्रो दिया है हमने, उसकी सारी जानकारी आपको सारा निचोड़ बता दिया जाएगा। यानी एग्जाम की दृष्टि से इस टॉपिक को आपको पूरा कवर करवा दिया जाएगा। विभिन्न क्वेश्चन जो आए हैं इस टॉपिक से वो भी आपको कवर करवाए जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।